जय हिंद दोस्तों। NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं कक्षा 6 के हिस्ट्री का 4 चैप्टर का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। ये मेरा अगला वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को कक्षा 6 के एक्सरसाइज 5 का थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शहर। शुरुआत करते हैं धातु युग से। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। किस युग के बाद? नवपाषाण काल के बाद। धातु युग में विभिन्न प्रकार के नगरों का विकास हुआ था। धातु युग में जो है विभिन्न प्रकार के नगर का विकास हुआ। सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर, राजस्थान में कालीबंगा। अब अगला पॉइंट है धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ था। धातु युग का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? नवपाषाण काल के अंतिम चरण में। पहले धातु तांबा था जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया था। पहला धातु क्या था? तांबा था, जिसको कहाँ से प्राप्त किया गया था? नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया था। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्य व्यवस्था में प्रवेश किया। भारत में कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता। चीन में सांग सभ्यता। अब चलिए अगला है हड़प्पा की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला था। कितने साल पहले? तो 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में। 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर जो क्या था? 2 हिस्सों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश नगर था वो कितने हिस्सों में विभाजित था? 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा था पश्चिमी हिस्सा, जो छोटा था परंतु ऊंची जगह पर बसा हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया, जो क्या था? सुखी संपन्न था। जबकि पूर्वी हिस्से बड़ा था। पश्चिमी हिस्सा क्या था? छोटा था, लेकिन पूर्वी हिस्से बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में था, इसलिए इसे क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। इसमें कौन से लोग रहते थे? तो साधारण लोग रहते थे। इसमें आप लोग को एक चीज़ पूछा जाता है कि नगर दुर्ग जो है, नगर दुर्ग वो क्या है? तो नगर दुर्ग क्या है? कौन सा हिस्सा था? पश्चिमी हिस्सा। अब चलिए हड़प्पा नगरों की स्थिति, इसमें देखना है। नगर खोजकर्ता इसका कौन है? वर्ष क्या था और किस नदी के किनारे था ये? तो पहला है हड़प्पा। इसका खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। कितने वर्ष में हुआ था इसका खोज हड़प्पा का? तो 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? राखलदास बनर्जी किया था। कितने ईस्वी में? 1922 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा का खोज कौन किया था? बृजवासी लाल। कब किया था? तो 1961 ईस्वी में। नदी कौन सा था? तो घग्घर नदी। अगला है लोथल। इसका खोजकर्ता था रंगनाथ राव। लोथल का खोजकर्ता कौन था? रंगनाथ राव। 1954 ईस्वी में खोजा गया था। ये भोगवा नदी के किनारे। अगला है धोलावीरा। धोलावीरा का खोजकर्ता था RS बिष्ट। 1989 से 1990 में। अगला है चन्हूदरो। इसका कौन था खोजकर्ता? गोपाल मजुमदार।
कब खोजा गया था? 1931 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अगला है रंगपुर, इसका खोज करता था माधव स्वरूप वत्स, 1931 से 53, मादर नदी के किनारे। इसमें आपको मुख्य जो है याद रखने वाला वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। आपको 4 याद रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला जिसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा था? महास्नानागार कहा। महास्नानागार कहाँ पे है? ये मिला था मोहनजोदड़ो में। अगला पॉइंट है स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर आकर क्या करते थे? स्नान किया करते थे। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचना मिली है। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? अन्नागार या कोठार के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अगला है संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था इसका इस्तेमाल? यज्ञ के लिए। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई। आपको पूछेगा जो भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी ये? हड़प्पा संस्कृति के समय से। अब चलिए अपने लोग देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा क्या था? मातृसत्तात्मक था। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि स्वास्तिक का चिन्ह किसकी देन है? तो ये हो जाएगा आपको हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा निवासी का जो रुचि था वो सबसे ज़्यादा किस खेल में था? शतरंज में, यानी चेस खेलने में। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से क्या थे? अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था? मेसोपोटामिया से। हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। किसकी? वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग तावीज भी पहनते थे। वह भूत प्रेत, जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते और जलाते भी थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है लोगों को दफनाने और जलाने का भी व्यवस्था था। अब अगला पॉइंट है हड़प्पा की इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। अगला पॉइंट है मकान के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलती थी। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा का जो है मकान का दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर उसके बजाय कहाँ खुलती थी? गली में खुलती थी। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी हुई थी। इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। गलियाँ तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ पर काटती थी? समकोण पर। अब है इसका नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का
उपयोग करते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। अब अगला है मुहर। हड़प्पा शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसकी बनी हुई थी मोहरें? पत्थर की। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचान के लिए करते थे। मोहर का प्रयोग जो है धनी लोग करता था, किस चीज़ के लिए? अपना वो उसका जो निजी संपत्ति होता था, यानी खुद का जो संपत्ति होता था वो उसको चिन्हित करता था और अपना पहचान रखता था उस पर। ठीक है, अब चलिए अगला है हड़प्पाई मोहरें। अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए ये जानी जाती थी। पहला है, प्रथम पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती है। पहला पर क्या मिलता था? जानवर की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती थी, तथा दूसरी पर कुछ लिखा होता था। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। अब अगला पॉइंट है हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वो कहाँ कहाँ होता था? भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था। अब अगला पॉइंट है हड़प्पा के समय आवश्यक कच्ची माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे। यहाँ निम्न नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा निम्न जगह से प्राप्त होते थे। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान के खेतरी से। सोना कहाँ से मिलता था? ये कर्नाटक कोलार से। KGF मूवी जो देखे होंगे उसमें जो कोलार है। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से। वेद्यूर मणि अफगानिस्तान बदखसा से। फिरोजा मध्य एशिया से। समुद्री उत्पाद गुजरात से। लकड़ी जम्मू से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में किसकी चर्चा मिलती है? मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंह क्षेत्र का प्राचीन नाम है। क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा सिंह। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से था। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। धरती को जो है उर्वरता की देवी कौन समझता था? तो हड़प्पा के लोग। उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिली है। अगला पॉइंट है एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। एक मुहर था जिस पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। इसका संबंध वो लोग कहते हैं कि किससे था? पशुपति महादेव से। एक सिंह वाला गेंडा कुंवर वाला साठ का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से जो है किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अब अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत, ये ऊपर बता दिए थे, फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए उससे बचने के लिए क्या करते थे वो लोग? ताबीज पहनते थे। अब अगला है धोलावीरा। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। पूछेगा आपको जो धोलावीरा कहाँ बसा हुआ था? गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। यह 3 भागों में विभाजित था। कौन? धोलावीरा।
पहला था गढ़ीनगर, मध्यनगर और तीसरा था नगर किला। गढ़ीनगर और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जो क्या थी, आपस में जुड़ी हुई थी, जबकि निचला नगर का जो है किले बंद नहीं थी। यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों व समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब अगला पॉइंट है लोथल। लोथल खंभात की घाटी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। फारस की खाड़ी की मोहरें जो है यहीं से पाई गई है। फारस की खाड़ी की मोहरें कहाँ से पाई गई थी? लोथल से। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। इसके पतन के कई सारे कारण इतिहासकारों ने दिए हैं। ये था आज का एक्सरसाइज 5 का थ्योरी। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।